प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स में, उनमें सबसे पहले क्वेटा में खड़े होकर इमरान खान ने एक मरतबा फिर ऑपोजिशन को लताड़ दिया। नवाज शरीफ के माजी के फैसलों को बादशाहों का रवैया करार दे दिया। दूसरी जानिब कश्मीर के इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ पर नई बहस छिड़ गई। ऑपोजिशन का हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार। आखिर तहरीक इंसाफ कश्मीर के इलेक्शन क्यों मुलतवी कराना चाहती है, इस क्यों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। हाउसिंग सोसाइटीज को अरबों रुपए का फायदा देने के लिए सूबाई काबीना इजलास के बजाय सूबाई वुज़रा से व्हाट्सएप पर एलडीए कवानीन में तब्दीली की मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इमरान खान का नोटिस शहजाद अकबर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब का वो कौन सा रिटायर्ड ऑफिसर है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बरतरफ होने के बाद एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में नौकरी कर रहा है। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे रिंग रोड की आड़ में अवाम से अरबों रुपए लूटने के नए इंकशाफात सामने आ गए। 2 सालों के दौरान फतह जंग के 9 देहातों की 11,000 कनाल से जायद अराजी खरीदने का इंकशाफ। रिंग रोड के इर्द गिर्द सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स किस तरह डेरे डालकर अवाम की जेबों पर डाका डालने में शरीक हुए, आपको बताएंगे। लाहौर में गरीबों की प्रॉपर्टीज पर पुलिस की मदद से बाअसर माफिया के काबिज होने के केसेस बढ़ गए। जब तक किसी एसपी के स्टार नहीं उतरेंगे ये नहीं सुधरेंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान लाहौर कैंट के रिहायशी गुलाम हुसैन के केस में शदीद बरहम। ये कहानी क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। और मासूम डब्बू की जान को खतरात लाहक। मद्दे मुकाबिल में स्टोरी आने के बाद लाहौर चिड़ियाघर की इंतजामिया हरकत में आ गई। इंतजामिया का मौकिफ भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आमिर मतीन साहब, जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर, और आई थिंक वो जिस तरह आप कहते हैं कि रिपीट पर ये कुछ चीज़ें चलती हैं, इमरान खान साहब की जानिब से तनकीद हुई। तनकीद के पीछे क्या गुस्सा है, कश्मीर के जो मामलात हैं, इलेक्शन नहीं करवा रही पीटीआई वहाँ पे, ये सब किस तरह का सिनेरियो है? भाई रिपीट मोड में तो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, मगर मैं समझता हूँ 3 साल बाद और पीटीआई के अब 1000 दिन गुजर गए हैं, तो पहली दफ़ा जो है ना उनको ये जच रहा है, क्योंकि इससे बेहतर पीटीआई के 3 साल में हालात नहीं आए थे। अच्छा, लार्जली तो अपोजिशन की वजह से देखें ना, पीडीएम जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है, चाकू निकाले हुए हैं, जो कहते हैं ना डैगर्स ड्रॉन, वो ग्लव्स ऑफ, वो वाली है। फिर नून लीग के अंदर जो है मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ साहब की टसल ऑफ पावर चल रही है। पूरी पार्टी डिवाइडेड हुई हुई है, समझ नहीं आ रही है कि वो चचा के साथ जाएं कि भतीजी के साथ जाएं। अब्बा जी बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैं देख के फैसला करता हूँ। तो इमरान खान में हैव लॉट ऑफ रीजंस टू चेयर अबाउट, उनके अभी एक तय, तो जाहिर है उससे फिर वो उनको ऊपर से इकनॉमिक फिगर जो हैं वो बहरहाल जितनी मर्जी इंसान सिनिकल हो जाए, इस हालात में, कोरोना में और वर्ल्ड रिसेशन में 3.9 का विद ऑल दी सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो एक बहुत अच्छी खबर है। जबकि इंडिया आप देखें 7.3 माइनस में चलता है। अब कह सकते हैं कि जनाब देखें पहले ही बेस ही इतनी छोड़ी थी, पिछले माइनस में चला गया था। जब माइनस पिछले साल से मुकाबला होता है ना, ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले में दिखाया जाता है। जब बिल्कुल नीचे ग्राफ हो तो उसके बाद फिर ऊंचा हो जाता है। मगर बहरहाल उनके पास है वो कॉन्फिडेंस की रीज़न समझ आती है। और ना सिर्फ वो इन 5 सालों की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज ये कहा अगले 5 साल भी हमारे हैं। अच्छा, तो वो पूरा जो अपोजिशन को तो उन्होंने पूरा डरा दिया ना। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिशियंस को और हुकूमती पार्टियों को ये करना पड़ता है। ये एक तो इकनॉमिक उसके लिए कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, अपने वर्कर को हौसला देना पड़ता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जेड़ा जितने उहदे नाल वाली पॉलिसी चलती है, लोग विनर्स के साथ चलते हैं, लूज़र्स के साथ नहीं चलते हैं। लूज़र्स के नैरेटिव के साथ जो है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में नहीं पार्टियां कामयाब रहती। तो यहाँ तक तो सारा समझ आता है। मगर अब क्या ये जो इनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि इस साल नहीं अगले 5 साल भी। तो 2 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कि ठीक है तरक्की होना, ग्रोथ रेट लेना एक अपनी बात है, मगर वो जो थी ना वो 60-70s की थेरी, ट्रिकल डाउन थेरी, इकोनॉमिक्स कहते थे, सप्लाई साइड, उसका ये मकसद था कि जनाब ये जो हांडी जब पक जाती है ना तो नीचे फिर छलकती है, तो उसमें गरीबों का भी भला होता है। ये फ़लसफ़ा था।
वो पिट चुकी है, वो पिट चुकी है। और हमारे बुजुर्ग दोस्त मरहूम अनवर अजीज साहब कहते थे कि जनाब ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ना ये ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं चलती है। यहाँ पे आपकी जब हांडी बनती है ना, अमीर आदमी सेठ की जब हांडी पूरी हो जाती है, इससे पहले कि वो छलके और गरीबों तक पहुँचे वो नई हांडी रख देते हैं यहाँ पे जो है ना। सो हमारे यहाँ आप जो है आपको पहले ही ये गवर्नमेंट जो है, और ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अंदर कार्टेल्स बैठे हुए हैं और ये 2-3 ट्रिलियन का, ये थोड़ी सी इकॉनमी अगर बेहतर भी हो गई है तो जितना इनको खिलाया जा चुका है उसके मुकाबले में ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि पहला कि ये उतना रिजल्ट नहीं निकला, उतनी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं गई जितनी कि जानी चाहिए थी, पहली बात। दूसरा, अमीर आदमी ये जो ग्रोथ हो जाती है ये ज़्यादातर ये अमीर तर हो रहा है, इसको गरीब तक ट्रांसफर करना ये बड़ा मुश्किल काम है। महंगाई को कंट्रोल करना कि ये जो दौलत आ गई है आपके पास, एक्स्ट्रा मनी आ गई है, इसको आपने कैसे महंगाई कम करनी है। आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है कि जो जीडीपी बढ़ गया, वो कहता है बढ़ में जाए मुझे क्या। उसने एट द एंड ऑफ द डे अपना देखना है कि तेल, बिजली, आटा, चीनी, पूरा जोर लगाने के बावजूद चीनी के माफिया के उन्होंने कहने को इस तरह से पकड़ा हुआ, मैं चीनी नीचे नहीं आ रही, आटा नीचे नहीं आ रहा, तेल वगैरह की कीमतें थोड़ी सी ज़रूर कंट्रोल कर रहे हैं मगर नहीं आ रही, बिजली की अभी नहीं नज़र आ रहा कि वो वाले मामला आए। तो ये चैलेंज है। वरना ये कॉन्फिडेंस कि जी अगले 5 साल भी हमारे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, पिछले 11 इलेक्शनों में से, पंजाब में ही इलेक्शन है ना, बाकी का तो मोर और लेस बैलेंस्ड हुआ हुआ है, तो 10 में से 11 में से 10 बाई इलेक्शन ये हारे हैं एक। दूसरा ये है कि इनकी टांगें कांप रही हैं, एक इलेक्शन कश्मीर का सर पे आ गया है और ये 70 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि जब भी कश्मीर का इलेक्शन होता है ना, उससे वो कहते हैं वो इस्लामाबाद की जो रूलिंग पार्टी होती है वही जीती है। आज तक हमेशा ऐसे रहा है कि जो भी रूलिंग पार्टी, ये पहली दफ़ा हुआ है कि रूलिंग पार्टी घबरा रही है। वो उन्होंने कहा है जी, बहाना उन्होंने लिया बीमारी का, कोरोना का, कि जी एनसीओसी ने कह दिया जी वहाँ पे बीमारी की वजह से 2 महीने पोस्टपोन कर दें। एक तो कानूनी तौर पे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहरहाल आज़ाद कश्मीर का एक अपना आइन है, अपना कानून है, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार ही नहीं है कि उनको ये कह सकें। दूसरा, उसको कमज़ोरी देखा जा रहा है कि ये भाग रहे हैं वहाँ पे, नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अजीब बात है कि इधर डस्का में आप देखें ना, सियालकोट में 250 वोट उनको मिले, पर जो ही आप आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो पहले नंबर पे होते हैं या दूसरी पे। तो पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है वहाँ पे, उनके जलसे भी बड़े बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने इलेक्शन करवाना है। और पीटीआई जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रही है, बहाने बनाती नज़र आ रही है, तो कोरोना का रियलिटी भी होगी और कोरोना ऑफ कोर्स है, मगर लोग इसको इनकी कमज़ोरी समझ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर पार्टी में वहाँ बहुत खौफनाक किस्म की लड़ाई है। ये हफ्ता पहले इन्होंने 5 लोग जो है ना उसके अंदर शामिल करवाए पार्टी के अंदर। अच्छा। ATMs थी, 3 के ऊपर जो है ना डकैतियों के, चोरियों के मुकदमात हैं। ये FIR की कापियाँ चल रही हैं। एक साहब है, उनका नाम है अली शान सुनी साहब, वो बड़े ही नामी ग्रामी है पूरे आज़ाद कश्मीर के एक इलाके में। वो कहते हैं कि जी पूरी रेंजेस उनको भी, जिस तरह लादी गैंग है ना, वो भी पूरा सोनी गैंग है। अच्छा। तो वो इस तरह के लोगों को लाया जा रहा है और हार पहनाए जा रहे हैं कि इनकी वो है। दूसरा, बैरिस्टर सुल्तान इनके जो है ना मेन आदमी थे कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मैं रिसेंटली तनवीर इलियास साहब जो है वो भी बिल्डर्स है। आपको पता है हर पार्टी में पाकिस्तान एक हाउस बिल्डिंग सोसाइटी बड़ी सी बन गई भी है। ये आप जो है ना एक बहुत बड़ा प्लॉट है और उसके अंदर जो सबसे बड़े की प्लेयर्स है वो चाइना कटिंग हो रही है। बिल्डर्स एवरीवेयर, हर स्टोरी उठाएंगे नीचे बिल्डर निकलेगा। तो एक बिल्डर साहब हैं तनवीर इलियास साहब, अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेन कैंडिडेट जो है ना वो होंगे बैरिस्टर सुल्तान को होगा। तो पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। ये बैरिस्टर सुल्तान साहब का, इन लोग जो नए हैं इनके मतलब वो अगर टोटा एक है वहाँ पे प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा सकें बैरिस्टर सुल्तान का, वरना क्लिप का फोर्स जो है वो टोटा ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो अगर क्लिप है तो चला दे बैरिस्टर सुल्तान साहब की जज्बात, वरना क्लास साहब जब तक वो अपना तैयारी करते हैं आप अपना कोशिश करें क्लिप निकालने की। अच्छा। एक तरफ ये कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ कश्मीर का इलेक्शन हो रहा नहीं रहा, वो कह रहे हैं अगली इलेक्शन भी जीतना है। अच्छा, यही वजह है कि ये कश्मीर का इलेक्शन डिले कर रहे हैं और क्या वजूहत हैं क्लास साहब? और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने खुद कन्फेस किया एक तरह से कि जो हमारे इंडिकेटर्स थे लास्ट ईयर के वो बहुत ही ख़राब थे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो क्या इतनी बड़ी वजह है ये वाले जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि इस तरह से क्लेम किया जाए कि अगले 5 साल भी हमारे हैं और PTI ये क्रेडिट ले सके कि हम आवाम के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था? एक चीज़ तो है कि ये फैसला करना, मेरा ख्याल है
कि हम मीडिया का काम नहीं है कि हम इनको क्लीन चिट दें या इनके खिलाफ चार्जशीट करें एज फार एज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर कंसर्न। ये 22 करोड़ लोगों ने ये फैसला करना है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा इस पर बताया था कि उसमें लंदन में जब मैं वहाँ पे कोई अगेन एक साल वहाँ पर ये पढ़ा, मैंने मास्टर्स किया, तो हमारी क्लास में उन्होंने एक दिन सर्वे पेश किया था, जो हमारे वो थे प्रोफेसर थे, कि ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का या ये डिजिटल मीडिया वट एवर जो भी था, उस वक्त तो खरीदना डिजिटल मीडिया नहीं था, 2007 की बात बता रहा हूँ, ओवरऑल मीडिया का इलेक्शन रिजल्ट्स पे कितना असर पड़ता है। अच्छा, वो सर्वे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, ब्रिटेन का बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मतलब आप कैसे लिटरेट सोसाइटी है, सबसे बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी है, उन्होंने कहा 10 से 12%, बहुत बड़ी अगर कंपेन, हालांकि न्यूज़पेपर वहाँ पे अपनी बाकायदा पोजीशनिंग लेते हैं कि हम फलां पार्टी के साथ हैं, फलां पार्टी के साथ नहीं है। सो हमारा तो इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इससे भी कम होगा। अगर ब्रिटेन में इतनी बड़ी सोसाइटी में वो 10 से 12% ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लेती। अल्टीमेटली फैसला करना है वोटर ने, लोगों ने, क्या उनकी ज़िंदगी में आसानी आई है, या यहाँ पे आप आके तकरीर कर दें, इमरान खान साहब कहते हैं जी कि बिल्कुल मुल्क ठीक हो गया क्योंकि 4% के करीब ग्रोथ आ गई, एवरीथिंग इज़ हनी एंड मून, फेयर इनफ, हम कहें नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली तो आवाम ने फैसला करना है, जो रोड पे बैठे हैं क्या उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी है। ये जैसे अभी आमिर साहब ने 4 चीज़ें गिनवाई, उनके लिए कुछ उसमें आप इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, आम आदमी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की इलेक्शन शिकस्त में मेन रीज़न क्या थी, अगेन वो भी आती थी या उनके एडवाइजर आते थे, टेक्नोक्रेट आते, अवाम को यही समझाते रहते थे कि ये बैलेंस शीट में ये हो गया, फिजिकल मैनेजमेंट, ये फिजिकल, आम आदमी को नहीं पता होता इन चीज़ों का, फिजिकल मैनेजमेंट क्या है हमें नहीं पता बहुत सारा, हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। अगेन इकानमी को हमारी भी लेमैन एक अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोच है, आप आवाम को समझाते रहते, आवाम के बिल्कुल सरों में से तोड़ के गोले की तरह गुजरता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, करंट डेफिसिट क्या था, हमारा यूँ हो गया वो हो गया। वो कहते भाई साहब बिजली ने हमारा यहाँ पे आके हमारी कमर तोड़ दी, बिजली के बिल हर हफ्ते बढ़ाए जा रहे हैं। आपकी चीनी के आप दावे करते थे, वो आपने आके किया। अच्छी खासी गंदम यहाँ पे लोगों को अगर आके मुनासिब रेट पे मिल रही थी, आटा आपने पहले बाहर भेज दी और फिर बाहर से आपने फिर आके पाकिस्तान में आपने मंगवा ली, और उसी की वजह सारा वीट क्राइसिस हुआ। एल क्राइसिस 25 अरब रुपया हम भूल ही गए, अवाम की जेब से 25 अरब रुपया नदीम बाबर साहब एंड कंपनी निकाल नकूल के एल मार्केटिंग कंपनी के साथ कर करा के निकल गए, और किसी को उसका नाम याद ही नहीं है, और उसको इज्जत के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको रुखसत किया गया। यहाँ 10-12 स्कैंडल्स आ चुके हैं, इमरान खान साहब के नज़दीक वो स्कैंडल ही नहीं है। और बड़ी मजे की बात है, स्कैंडल खुद ये पकड़ते हैं, अपने लोग ही निकलते हैं, दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं, और उसके बाद उसको कहते हैं ऑनरेबल तरीके से तू पतली गली से निकल जा, एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। सो ये फैसला तो करना है, इसमें अवाम ने अगर उनकी जिंदगी में रिलीफ आ गया है, उनको यहाँ कंफर्ट फील होना शुरू हो गया, उनकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ गई है, अगर उनकी अगर मार्केट्स में दीगर इशू में इंडिकेटर्स तो ये होते हैं ना कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। हाँ, अगर आपने डॉलर को आसमान पे ले जाके आपने 5-10% एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, तो उसके मुकाबले जो डॉलर की वजह से महंगाई हुई है, जो इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी, उसको आप कंसिडर नहीं करें तो आपकी मर्जी। दूसरा, खान साहब के जहन में ये है जो अर्ली इलेक्शन की बात हो रही है, वैसे अभी तो ये ओपनली वो बात नहीं कर रहे, उनके एक दो वजीरों से बिल्कुल उनके पास ऑप्शन है। मोस्ट प्रॉब्ली वो ये सोच रहे हैं कि जनाब के मौजूदा सेटअप के साथ इस वक्त, जैसे आमिर साहब ने भी कहा, अपोजिशन डिसहरे में है, आपस में लड़ रही है, एजेंडा उनके पास है नहीं, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में जितनी लड़ाई मार कुटाई हो चुकी है, उसका फायदा इमरान खान साहब को फिर हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक यहाँ पे लटके हुए हैं, पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं वो, और उनके मरियम नवाज साहिबा के या पीएम नवाज के तल्लुकात ठीक नहीं है। हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इतना बड़ा उठा लिया है, गुड फील फैक्टर लोगों को फील हो रहा है, और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं माफिया के हाथों नहीं मैं ब्लैकमेल हूँगा, मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझे बुला नहीं कर सकता। सो ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि अगले साल में कोई अगर कोई ऐसी डेट मौजूदा सेटअप के साथ, मौजूदा सेटअप आई होप कि एवरीबॉडी इज गेटिंग वी आर एट द सेम पेज, उनको भी सूट करता है जनाब ऐसे इलेक्शन करा जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब वापस ना आ सकें, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ना आ सकें। अच्छा, दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये ध्यान में रखें। अगर ये अगले साल अगली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें आगे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उसमें मरियम भी नहीं लड़ सकती, तो वो आके रैलीज को भी वो नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब के पास इतना फायर पावर नहीं है कि वो क्राउड पुलर बने। सो एक इनके लिए एक उस एडवांटेजेस पोजीशन बन सकती है कि अर्ली इलेक्शन कॉल करके माफिया के नाम पे, लुटमार के नाम पे, इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हो गए, हमने गवर्नेंस बेहतर कर ली है, लोगों को जेलों में डालना शुरू कर दिया, नवाज एंड कंपनी हो गए। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे 2-4 वजीरों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये वो कुछ और इमरान खान है जिसको हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। बिल्कुल ही इज कीपिंग हिज कार्ड टू द चेस्ट, ये बड़ी अपने जो कार्ड्स हैं इन्होंने अपने करीब रखे हुए हैं। सो कोई बंदा सरप्राइज ना हो अगर इस तरह की चीज इमरान खान साहब किसी स्टेज पे फील करें। लेकिन हिस्टोरिकली ये बड़ा वो होगा, मेरा ख्याल है रिस्क होगा। पाकिस्तान में आज तक 72 सालों में जब भी कोई हुकूमत आई है पावर में, सेंटर में, री इलेक्ट नहीं हो सकी।
भुट्टो साहब ने कोशिश की थी 76 के इलेक्शन अर्ली पोल उन्होंने कर लिए थे, जीत भी गए थे, फाइनली वेंट टू द गैलोस। वो हुई सेम पेज पे हो तब भी नहीं। भुट्टो साहब उस वक्त सेम पेज पे थे जनरल जिया के साथ जब इलेक्शन करवाए गए थे, और बल्कि वो जनरल जिया को बिठाते थे, वो कोर कमांडर्स वगैरह इनके आके पॉलिटिकल पार्टीज भुट्टो साहब के करीब बैठ के मुज़ाकरात कर रहे थे। ये जनरल जिया ही मुज़ाकरात फरमा रहे थे, नवाबजादा नसरुल्लाह, असगर खान और बाकी पीरजादा साहब और ये हो गए तुफैल साहब एंड कंपनी, जनरल जिया साहब को साथ बिठा के मुज़ाकरात किए जाते होते थे। उस वक्त इससे ज़्यादा पेज पे थे। अब ये कम अज़ कम इमरान खान साहब जो है आर्मी चीफ को साथ बिठा के अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे ना। भुट्टो साहब जो सबसे बड़े डेमोक्रेट है माशाल्लाह हमारे, वो जनरल जिया को साथ बिठा के अपोजिशन से मुज़ाकरात करते थे कि ये मेरा आर्मी चीफ आपको ब्रीफ करेगा सिचुएशन पे और मामलात पे। सो वो भी सेम पेज पे थे। सो ये हिस्टोरिकली बड़ा एक रिस्क है अगर इमरान खान साहब लेना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी जीत के पावर में नहीं है। इमरान खान साहब को कहाँ से हौसला मिलेगा? वो केपीके से, कि केपीके में हिस्ट्री थी कि एक दफा जो पार्टी वहां पे इलेक्शन जीती है, दूसरी दफा केपीके के लोगों ने चांस नहीं दिया। वहां पे इन्होंने तारीख बनाई इमरान खान साहब ने कि इन्होंने दूसरी दफा आके इलेक्शन जीता, ज्यादा वोट लेके जीता। ये काम तो पीपल्स पार्टी भी फिर कर चुकी है सिंध में, वो भी आ चुकी है तीसरी दफा आपके सामने पावर में। सो ये बड़ा इंतहा रिस्की और कैलकुलेटेड काम है कि क्या इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी उस लेवल पर मेंटेन करके अर्ली पोल्स में जा सकते हैं, या वो थ्रेट इस्तेमाल करेंगे और अपोजिशन को मजीद, इस वक्त जितनी अपोजिशन डिवाइडेड है, जो आमिर ने भी बात की, इससे पहले कभी नहीं थी। सो ठीक है, इमरान खान स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस कि अगर अर्ली पोल की तरफ हम जाएं और इसी तरह उनको गुड फील फैक्टर अवाम को दे सकें तो ही कैन पुट अ वेरी गुड टेस्ट। चॉइसेस का जो मेन्यू है वो इस वक्त बड़ा है। अच्छा आमिर मतीन साहब, आप एक शॉर्ट का जिक्र कर रहे थे, वो रेडी है, हमें ब्रेक पे भी जाना है, तो पहले शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक की तरफ चलेंगे। अगर कोई समान इना झूठा और फरेबी आख्या है कि मैं पीटीआई जा रही है, मैं टिकट न भी रहा तुसा उसी बेशक आखी छोड़ो कि इमरान खान ना नुमाइंदा आया सी आजाद कश्मीर ना जरा पार्टी ना सदर है, वो आखी गया है कि इमरान खान नहीं, और मैं और रिकॉर्ड गल कर ही रहा है, मैं नहीं जबानी गल कर रहा, मैं जिम्मेदार आदमी है, मैं जवाबदेह भी होना पैना है। इमरान खान साहब नहीं तो हमारी गल हुई भी है कि कुछ चोर डाकू लुटेरे की पार्टी में शामिल नहीं। ये इसके बाद सिर्फ बता दूं कि इसके बाद ये पहले का था, उसके बाद वो सारे लोग जिनके खिलाफ ये कह के आए थे जलसे में कि इनको टिकट नहीं मिलेगी, उन सबको बुला के हार पहना दिए गए। इन्होंने बनाए नहीं, पीटीआई के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिले हैं, एक ही मीटिंग में सबको जो है पार्टी ज्वाइन करवा ली गई है। ठीक है, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, मजीद क्या हुआ, और इसके अलावा एक और स्कैंडल पंजाब हुकूमत का सामने आया है, और ये किस नौयत का स्कैंडल है, कौन कौन सी बेनिफिशरीज हैं जो इसमें सामने आए हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और बात करेंगे पंजाब हुकूमत के एक और बड़े स्कैंडल पर। क्लासेस अब आपकी जानिब आऊँगी, ये बताइएगा कि व्हाट्सएप पर जो है वो कवानीन में, एलडीए के कवानीन में तब्दीली हो रही है, उसकी मंजूरी व्हाट्सएप पर, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और शहजाद अकबर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। ये इन इंक्वायरी से क्या निकलेगा? और फिर बड़े अनरेबल तरीके से अपने ही मुल्ज़मान को बाशो पकड़ेंगे, फिर उनको दाद देंगे, उनकी तारीफ़ें करेंगे, कहेंगे कुछ नहीं निकला इनमें से, और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे अब तबले पे ना सारे संगत देंगे, वाह वाह क्या बात है सर जी आपकी। कोई एक बंदा, ये तो फैशन बन चुका है, कोई पकड़ा जाए नोटिस ले लें, उसके बाद जो हशर होता है वो हमारे सामने है। ये पूरी फाइल है माशाल्लाह, ये मेरे पास जो है। अच्छा। आमिर साहब इससे पहले एक फाइल लाए थे, हम जब पब्लिक टीवी में थे, हमने उस पर रूडा पे आमिर साहब ने बड़ी स्टोरीज ब्रेक की और पता चला कि कितने बड़े बड़े बिग गन्स, माफियाज, कार्टल्स, और मोस्टली उनमें कौन थे जो इमरान खान साहब के डोनर थे, जिन्होंने अस्पताल को चंदा देते रहे, इमरान खान साहब की पार्टी को देते रहे, वही मोस्टली जो स्टेक होल्डर थे जिनको फायदे होने थे। एक ही ग्रुप है दोस्तों का जिनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां हैं, और चेंबर की और जो है ना टेक्सटाइल की पॉलिटिक्स के अंदर एक ग्रुप है। अब करते क्या है, वो बैठ जाके टेक्सटाइल उसके वो रहे हैं, उनके वो चीफ रहे हैं इजाज गौहर साहब,
वो बैठ के इमरान खान साहब की पॉलिसीज की उन्होंने तारीफ करना शुरू कर। रैनी अभी भी हैं, पेटर इन चीफ हैं एप्टमा के। उनको तरीका वारदात लागे हाथ इनके अच्छा तरीका सा कि खान साहब की वो जितने बिजनेसमैन है ना, उन्होंने नया एक तरीका वारदात ढूंढ लिया है। वो क्या है कि टीवी चैनल पे जब भी उनको बुलाया जाए और वो चैनल को कहा जाता है कि हमें भी बुलाएं, वहां पे बैठ के इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफें करनी है, इकॉनमी की पॉलिसीज की उनको जस्टिफिकेशन देनी है। हरून अख्तर को देख लें जो आगे शुगर के सबसे बड़े माफियाज हैं, उसको हुमायूं अख्तर को देख लें, मैं नाम ले रहा हूँ 2-4, इजाज गौहर साहब को देख लें, कराची से एक दो बड़ी पार्टियां हैं जनाब, बड़े बड़े वहाँ से बिग बिजनेसमैन आते हैं, वो टीवी चैनल्स पे एंकर्स को चैनल्स को सबको मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम करवाए जाते हैं बड़े फ्रेंडली किस्म के कि इकॉनमी बेहतर होगी, और उसके बदले में इमरान खान साहब से अरबों रुपए के आगे बेनिफिट भी ले जाते हैं। एक ही बात उनको समझाई गई है, हालांकि रेंट सीकर है सर, हमारा बिजनेसमैन हमारे एक्सपोर्टर जो हैं हर वक्त इनको रेंट चाहिए, हर वक्त इनको सपोर्ट चाहिए। ये पाकिस्तान का वहद बिजनेसमैन है, दुनिया भर में वो ठीक है क्राइसिस आ जाते होते हैं, वहाँ भी सपोर्ट होती है। ये वहद है कि हालात आप हालत जंग में हूँ या नॉर्मल में हूँ, इनको हर वक्त 2 टक्के चाहिए कि हमें दे दें, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, फलां कर दें, और बदले में हुकूमतों की तारीफें करके बैठ जाएंगे। पहले कुछ दिन उस पर तनकीद करेंगे। गौहर इजाज साहब भी उन्हीं में से, एप्टमा एक बड़ी बॉडी है वो, हालांकि किसान जो है आज हालांकि परपेचुअल क्राइसिस में रहते हैं, हर दूसरे साल बड़े बड़े इश्तिहार आ जाते हैं, इनकी जो जायदादें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, पाकिस्तान की जायदादें कम होती जा रही हैं। वो किसान आज भी धोती में खड़ा हुआ है खेत, उसकी कॉटन क्रॉप सारी तबाह करके खुद उन्होंने एक के बाद इन्होंने 10 मिलें लगा रही हैं, और कोई उसमें नहीं गए। एक होता है ना, आप उसमें जाते हैं, एक उस वैल्यू एडिशन में जाते हैं, वो धागा बेच रहे हैं। ये कौम आज तक 72 साल से धागा बेच रही है। पैरल वाले बेचारे रोते रहते हैं कि जनाब हम 12 बिलियन में से 8 बिलियन हमारा है, हमारे पे तवज्जो करें। वो धागा बनाने वाले वो एप्टमा वाले ले जाते हैं सारे। जनाब अब ये पता चला कि इजाज गौहर साहब लेक सिटी व्यू भी उन्होंने कहा मैं बिल्डर भी बनूं, ये सिर्फ इतना अकेला काम नहीं है, मैं बिल्डर भी बनूं। वो स्टोरीज हम पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने अपने अजीज रिश्तेदार एसएम इमरान साहब जो है ना, चिन्योटी शेख, उसने हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू में खुद माना था, एसएम इमरान ने, जिनके हवाले में इमरान खान साहब ने इस वक्त पूरे का पूरा एलडीए कर दिया है कि आप चलाएं, और वो उनके अजीज उनके रिश्तेदार भी हैं, समधी के छोटे भाई हैं, समधी के छोटे भाई हैं। और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जो आमिर साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी। उन रूल्स का सबसे बड़ा फायदा जो है ना इजाज गौहर साहब और कंपनी को है, वो खुद रूल्स कमेटी में भी खुद बैठे थे, और इजाज गौहर साहब ने अपने बंदे जो मुलाजिम थे उनके पास ऑलरेडी इजाज ग्रुप में थे, उनको आके उन्होंने उसमें लगवा दिया, एक कमेटी में बिठवा दिया, अपने ही हाउसिंग सोसाइटी अपने ग्रुप के जो इनके मुलाजिम थे उनमें से एक साहब थे, उनका नाम था मेजर बुरहान साहब, डीजी नायब रहे हैं, और इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में उनको निकाला था, दीगर बरतरफ किया था कि उनकी क्वालिफिकेशन दीगर इश्यूज पे। मेरे बुरहान साहब से बड़ी तफसील से बात हुई, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन में उनका साथ में दूंगा मैं। उससे पहले ये बताऊं कि पंजाब में हुकूमत अब इस पे चलना शुरू हो गई कि ऐसी वारदातें डालें कि पकड़े ना जाएं। अच्छा। अब जब इन्होंने रूल्स इन्होंने चेंज किए, जिसका बेनिफिट इन्होंने 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज को देना था, वो जहन में रखे एसएम इमरान का और गौहर इजाज का, इनका लिंक, रिश्तेदारी, दोस्ती, इनका रूल्स में बैठना, अपने बंदे बिठाना, उस कमेटी का हिस्सा होना, और फिर लेक सिटी व्यू को उसका फायदा होना, बेनिफिट होना, उसको तमाम, वो हम बाद में डिटेल, इतनी बड़ी फाइल है ये, एक एक करके आपको बताते रहेंगे। अब एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं एक ही इसमें से चीज़ निकाल ली है मैंने। उन्होंने बिठा के रूल्स में तब्दीली करवा ली कि ये होगा, मकसद सबको फायदा होगा। ये होता है ना, जैसे फमीदा मिर्जा ने किया था, जब स्पीकर के आखिरी हफ्ता रह गया था 2013 में, तो फमीदा मिर्जा ने एक इजलास बुला के ताहयात खुद को मराद दे दी थी एज ए स्पीकर के तौर पर। साथ में ये कहा कि जितने लिविंग स्पीकर हैं उनको भी मिलेंगी। मतलब ये है कि मैं अकेले करूंगा तो मेरे ऊपर होगा, 4-5 और को भी रोप इन कर लो। इन्होंने भी यही काम किया कि लेक सिटी व्यू क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा नाम है इजाज गौहर का, उन्होंने कहा जनाब के नहीं सब के लिए होगा, लेकिन सबसे बड़े फायदे जो है ना वो गौहर इजाज साहब ने उठाए हैं, वो एक अलहदा कहानी है। अब पता ये चला आमिर साहब, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होगी, कोई स्टोरी आपकी थी, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। अब पता ये चला है कि इन्होंने अपने वो अप्रूव करवाने थे सर, ये जो थे रूल से अप्रूव तो ये नहीं कर सकते थे जो एलडीए की कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी थी, और टेक्निकल कमेटी में मजे की बात है मेजर बुरहान अली साहब रिटायर जो हैं वो भी बैठे हुए थे। और भाई आपका टेक्निकल कमेटी में क्या काम है, वो बाद में पता चला उनको इजाज गौहर साहब के यहाँ वो मुलाजमत करते थे, उन्होंने उनको कमेटी का मेंबर बनवा दिया। भाई आप तो नैब में रहे हैं, आपका उनसे टेक्निकल रूल से क्या इशू था, खैर रोब दबदबे के लिए बिठा दिया होगा वहाँ पे। अब जब ये गए ये करने के लिए रूल जो हैं, इन्होंने रूल्स को व्हाट्सएप पे अप्रूव करवाया हमें साहब।
आप तो स्टोरी लाए थे ना कि वहाँ कैबिनेट में गए और वहाँ पे रोला सूबाई पड़ा। काबीना के इजलास में होना चाहिए था, बट इट हैपेंड इन्होंने व्हाट्सएप सूबाई काबीना में लेके गए, वहाँ पे बड़ा रोला पड़ गया। मेंबरान बैठे थे, एक कैबिनेट के वजीर थे, उन्होंने रोला डाल दिया, अच्छा खासा तगड़ा रोला डाला। उन्हें तो पता था कि इसके पीछे कौन कौन सी बड़ी पॉकेट्स बैठी हैं, डीप पॉकेट्स, आजकल तो वो लफ्ज चलते हैं ना, डीप पॉकेट्स। ये बिल्डर जो है ना, डीप पॉकेट्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिशियंस के, दे आर द डीप पॉकेट्स। इन्होंने जनाब फिर क्या काम किया, इन्होंने व्हाट्सएप पे ये लेटर दिखाएं जरा राना साहब, जरा कौम को दिखाएं कि हुकूमत ई गवर्नमेंट कैसे चल रही है। इन्होंने ये रूल इतना बड़ा आप फैसला कर रहे हैं जिससे इसे दर्जनों जो हैं सबसे ज्यादा लेक सिटी व्यू को मिलना है, उनको फायदा होना है। जो समधी का छोटा भाई है, जो इकट्ठे उन्होंने अपने गोल्फ कोर्स बनाए हैं लेक सिटी व्यू में, जो कुछ उन्होंने काम किया है उस पे इन्होंने जब मंजूरी जो ली है आमिर साहब, वो इन्होंने ली है व्हाट्सएप पे मंजूरी ली जा रही है। पूरे का पूरा अब लाहौर एलडीए इतनी बड़ी एक उस गोल्डन वो है माइन है, उसके रूल्स अब मंजूर हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। अब होता क्या है, 50-60 वजीर हैं, ठीक है, अब बहुत सारे वजीरों ने उसमें अपनी ओपिनियन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा जनाब लिख के देंगे हम इसके खिलाफ हैं, कैबिनेट में भी खिलाफ थे। ठीक है, इन्होंने एक रिक्वायर्ड नंबर से ले लिए जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं, वो लेने के बाद इन्होंने अप्रूव हो गए समरी और नोटिफिकेशन लेटर जारी कर दिया। अच्छा, सो अब मेरी बात हुई है उनसे, बाकी तो हम करते रहेंगे, बड़ा पलंदा है, बड़ा लंबा ये जो सर एक ब्रेक ले ब्रेक ले वक्फे के लें। बाद, मैं भी हाँ। इससे जरा मजीद समझना भी चाहता हूँ, नाज़रीन को भी आप समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में मैं उनके जो नायब के डीजी थे मेजर बुरहान साहब, उनका मैं जरा वर्जन देना चाहूंगा कि मेरी उनसे बात वक्फे के बाद जरा। ठीक है, उनका वर्जन वक्फे के बाद शामिल करेंगे और इसके अलावा रिंग रोड का भी फॉलो अप करेंगे और ये स्कैंडल्स कहाँ जाके रुकेंगे, इंक्वायरीज कहाँ जाके रुकेंगी, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्लास साहब, ब्रेक से पहले आप कहते थे मेजर बुरहान का पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी है, तो वो मेजर बुरहान साहब 7 साल नायब में रहे, डीजी रहे, नायब के डीजी रहे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पटिशन हुई थी, उसमें भी आमिर साहब ने स्टोरीज की हुई खासी हमने की थी प्रोग्राम में। उसमें 4 डीजीज को हटाया गया था, तो उनमें वो भी शामिल थे, उनको भी हटाया गया था, लेकिन वो दोबारा आ गए थे। वैसे ये इससे पहले क्या बताएं, ये पुराना तरीका वारदात रहा हुआ है कि यहाँ पे कर्नल सूबा खान साहब होते थे कि ये काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना ये नैब के पहले केसेस बनाते रहते और रिटायरमेंट के बाद ये सारे लोग जो है ना जिनके खिलाफ पहले केस परसू करते रहे उन्हीं को ज्वाइन कर लिए। ये 3-4 की लिस्ट थी, तो ये माशाल्लाह भी लिस्ट में एक और नया नाम आ गया। उन्होंने मेजर बुरहान साहब से मैंने पूछा, मैं कि मेरी इतला ये है कि आप इनके मुलाजिम हैं, गौहर इजाज साहब के डीजी नैब रहे हैं, आप तो इतने बड़े पोजीशन पे। तो उन्होंने कहा जनाब कि 2018 तक मैं इजाज़ ग्रुप के लिए काम करता रहा हूँ। तो ऐसा सच उनका ये कहना था, मैं उनका गौहर इजाज साहब जो है ना उनके साथ इस वक्त मौजूदा मैं काम नहीं कर रहा, हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है कि वो अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि इजाज़ ग्रुप के साथ मैंने काम किया है और डिफरेंट उन्होंने बताया मैं फ़लाँ को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूँ या मैं उनके साथ काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, फेयर एनफ। एक चीज़। दूसरा मैंने कहा जनाब आपकी कौन सी एक्सपर्टीज़ थी, क्योंकि मैंने कहा ये कहा जा रहा है आप इजाज़ गौहर साहब ने ही एसएम इमरान, क्योंकि उनके अपने वो घर वाली बात थे, रिश्तेदार हैं, उन्होंने वो टेक्निकल कमेटी बनाई थी जिसके रूल्स में चेंजेस करके गौहर इजाज़ को बड़ा अगर अरबों का फ़ायदा पहुँचाया गया। तो आप उस कमेटी में थे, आप उनके मुलाजिम थे गौहर इजाज साहब के, आपको उन्होंने टेक्निकल कमेटी में लगाया। और सबसे बड़ी बात है आपकी टेक्निकल नो हाउ क्या थी जिसकी वजह से आपको एलडीए में बिठा दिया गया। मैं उनसे पूछा मेजर साहब से, उनका ये कहना था कि एक दिन मुझे नहीं पता, उन्होंने गौहर इजाज साहब ने मुझे नहीं लगवाया, एक दिन मुझे पंजाब हुकूमत का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको एलडीए की कमेटी का वो लगाना चाहते हैं या मेंबर लगाना चाहते हैं, तो आप है ना अपना सीवी भेज दें। तो मैंने अपना सीवी भेज दिया, तो उसी सीवी के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे लगा दिया। ये उनका कहना है। अब इस पे मतलब पंजाब हुकूमत को अब ये किसने कहा, कैसे कहा, वो कहते हैं जी मुझे उसका नहीं पता था। तीसरा उन्होंने सख्त बातें की, वो मैं रिपीट नहीं करता, वो तौहीन अदालत में हमारे उसमें लग सकते हैं, वो ये बात कह सकते हैं कि वो गौहर इजाज साहब बड़ी बिग पार्टी उनके उस पर हैं, उनके पीछे हैं, या वो डीजी नैब रहे हैं, वो बड़े आदमी हैं, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खासी तनकीद की, जब मुझसे बात की उन्होंने जजेस पे बात की जिन्होंने इनको निकाला था, और खासा उन्होंने कहा अपनी बरतरफी के हवाले से खासा उन्होंने गुस्से का इजहार किया, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो चौथा ये मैंने कहा जी आपने जो रूल्स बनाए थे उसके मेन बेनिफिशरी तो गौहर इजाज साहब लग रहे हैं, आप उनके यहाँ काम भी करते रहे, एसएम इमरान उनके ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जनाब कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, गौहर इजाज साहब बड़े अच्छे बंदे हैं जनाब, नेक आदमी हैं। वही मुझे उदय भाई याद आ गए, तो वेलकम फिल्म वाले, बड़े नेक आदमी, अच्छे बंदे हैं, नेक काम करते हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करते और कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। मेरी टांग उन्होंने काट दी थी मगर उसके बाद इलाज बड़ा अच्छा कराया, इलाज अच्छा करवाया।
तो उन्होंने कहा जनाब कि वो कोई इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं था, रूल जितने भी थे ये तमाम के तमाम उसके लिए थे, इससे बेनिफिट सब ने उठाना था, हाउसिंग सोसाइटी ने, अकेले गौहर इजाज साहब या लेक सिटी ने नहीं उठाना था। तो मैंने कहा मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खैर वाजे है, ऐसे इमरान बैठा है, उधर गौहर इजाज बैठे हैं, लेक सिटी है, उनके मुलाजिम जो हैं गौहर इजाज के वो कमेटी में बैठ गए, टेक्निकल कमेटी में बैठ गए। बहरहाल लास्टली उन्होंने ये कहा जनाब कि ये जो हमने रूल्स बनाए थे ये हमने रिकमेंड किए थे, इस पे बड़ी बहस मुबैसा हुआ था, एक एक चीज़ पे हमने बैठ कर किया और फिर हमने पंजाब हुकूमत को भेजे, वहाँ भी उन्होंने तस्दीक की कि कैबिनेट में खासा इस पे मसला हुआ था, रोला पड़ा था, फिर जाकर अप्रूव हुए हैं सारे के सारे। बहरहाल ही क्लेम्ड इनोसेंट कि मुझे नहीं पता मुझे किसने टेक्निकल कमेटी का मेंबर लगाया, या गौहर इजाज साहब जो है ना वो तो कोई उनके बकौल कोई उसमें गलत काम नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई, ये उनका एक ठीक है सर। जिस तरह हमने पहले रिंग रोड की एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है रिंग रोड को मेरा ख्याल कल रखेंगे, ये आज ज़्यादा उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी हम जिस तरह लेकर आए, अब ये एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी है। एक्सक्लूसिव स्टोरी बड़े अरसे से हम इसको चला रहे हैं, मगर बात ये है कि बहुत अच्छी बात है कि हाउसिंग जो है उसके ऊपर बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है और हाउसिंग के अंदर बड़ी गुंजाइश भी है, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी कारोबार नहीं है, हर आदमी इधर ही इन्वेस्ट कर रहा है, मगर इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जिससे पूछें हर कोई कहता है कि नहीं जनाब मेरा कोई वो नहीं है। क्लियरली इसका बैकग्राउंड जिन लोगों को भूल गया है, क्योंकि ये हमने दूसरे चैनल पे ये वाली स्टोरी की थी कि SM इमरान साहब जो हैं ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं गौहर इजाज साहब के, इनको LDA में वाइस प्रेसिडेंट लगवाया गया है विद एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर की पावर इनके पास है, जो कि रूल्स में तब्दीली करके उन्होंने दे दी कि वो नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियारात नहीं किसी को इस तरीके से दिया जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। बहरहाल वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रूल्स करते हुए पहले भी हमने ये स्टोरी की थी कि वो ऐसी मीटिंग्स होती रही अंडर हिज वॉच, SM इमरान की वॉच के अंडर ऐसी मीटिंग्स होती रही जिसमें मेजर बेनिफिट जो है ना उनके रिश्तेदार की लेक्स व्यू सिटी गौहर इजाज साहब की स्कीम को होती रही, और बाय द वे वो उन्होंने करार किया था कि वो रहते भी वही हैं। एक उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि बिल्डर को पहले तो LDA का वाइस चेयरमैन लगा के ये चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात, फिर यहाँ वो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट के, रूदा के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर के मेंबर के तौर पे उसके स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, अभी भी वो उसके मेन वहाँ से भी बैठ के चला रहे हैं। सो अच्छी बात है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिससे भी पूछे वो ये कहता है कोई कौन एक क्लियरली रूल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, इसको आपके शायद आज टाइम खत्म हो गया, इसको फॉलो अप करते रहेंगे, ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों का ये प्रोजेक्ट है, एक पूरा नया लाहौर शहर बनना चाह रहा है। तो ये पिंडी का रिंग रोड का पहले मसला चल रहा है, लाहौर का ये आ रहा है, मुल्तान, हर जगह यही हाल है। ठीक है, अरबों खरबों का ये प्रोजेक्ट है, एक बार फिर नोटिस ले लिया गया, तहकीकात शुरू कर दी गई है, निकलता क्या है इस पर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।